ओके तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का इनिशियली जो कंसेप्ट है वो यहां पर मैंने डिस्क्राइब किया, उसके पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी। तो इंक्रीजिंग का मतलब है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना। फर्स्ट डेरिवेटिव देता है स्लोप, अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्लोप नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये सिंपल तरीका होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल के उसको इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जिससे हमें x की नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती है, जैसे कि a b c इस तरह से अलग अलग वैल्यू मिलती है। उससे हम इंटरवल में डिवाइड करते हैं और अलग अलग फंक्शन इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है। और उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है मैक्सिमा मिनिमा भी। तो मैक्सिमा मिनिमा पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद होगा, मैंने ये भी बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ जो पहले आए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? ये नहीं, वो पहले इसके आगे वाली स्लाइड, ये वाला। अच्छा ठीक है, ये लाइन से आगे पीछे, तो जो भी क्वेश्चन ले सकते हैं, इसी को ले लूं। चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते। केस स्टडी आने का ज्यादा चांस है। क्या लिखा है? इंजन डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ पिस्टन इंजन। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। ठीक है, तो मतलब ये मैकेनिकल पूरा उसका स्ट्रक्चर बता रहा है। जो वो 4 सिलेंडर इंजन, जो 2 सिलेंडर इंजन जो होते हैं ना, मतलब सिलेंडर अंदर जाता है पिस्टन के और उसका मूवमेंट होता है, वो पूरा उसमें पार्ट बता रहा है। क्या बोल रहा है? सिलेंडर बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड फ्रॉम ए मेटल शीट जिसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो इसमें ना इसने जो स्ट्रक्चर बताया, एक सर्कुलर सिलेंडर का स्ट्रक्चर है जो ओपन है टॉप से, समझ रहे हो? तो सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा, लेकिन उस सिलेंडर का जो ऊपर से क्या है, ओपन है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जो टॉप से ओपन है क्या होगा बताओ? सिलेंडर का सरफेस एरिया, पहले तो CSA की बात करते हैं। CSA जो होता है सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई RH। लेकिन अगर ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज्ड है, नीचे से क्लोज्ड है तो नीचे का शेप उसका क्या है, सर्कल, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई R स्क्वायर। और ये एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है, 75। दैट इज इक्वल्स टू 75 पाई। क्या यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं पाई कॉमन निकाल के काटता हूं, तो पाई कॉमन निकाल के काटने से ये टर्म हट जाएगी, यहां पर ये पाई भी हट जाएगा। तो 75 इज इक्वल्स टू 2RH प्लस R स्क्वायर। हमें ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो एक तरीके से गिवन है या कांस्टेंट है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो कांस्टेंट वाला पार्ट जो यूज होता है वहां पर यूज होगी। ठीक है, आगे बढ़ू क्वेश्चन में मैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R सेंटीमीटर and height is H centimeter, then write the volume of cylinder in terms of R, radius R. तो अब इससे क्या समझे, आपको सिर्फ सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, ये ठीक है, बट आपको इन टर्म्स ऑफ R लिखना है, मतलब फॉर्मूले में H नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, क्या था, देखो ये वाला एक्सप्रेशन। क्या क्या मिला था यहां पर हमको? 75 इज इक्वल्स टू क्या आया था, रिकॉल करो, 2RH प्लस R स्क्वायर, 2RH प्लस R स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें मिली थी, है ना। यहां से हम क्या करेंगे, H की वैल्यू निकालेंगे और इस जगह पे पुट कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मिलेगा जो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ R होगा। निकाल के पुट करो, बताओ क्या आ रहा है। H का वैल्यू की फाइनल आंसर 75 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R, ये आ जाएगा H का वैल्यू। अब इस H की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू 7, नहीं ये 75, मैं 7 लिख रहा हूं, 75 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब नीचे का ये R और ये R कट गया,
तो जो वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 अंडर ब्रैकेट 75 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। एक बार चेक करो क्या यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक आर यहां पर है, करेक्ट, ये एक आर यहां पर है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, मतलब यहां पर यहां तक करने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सेकेंड पार्ट, डीवी बाय डी आर निकालना है, तो मेरे ख्याल से ये निकाल लोगे। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के पहले ना आप ये वाले आर को अंदर भेज दो, नहीं तो जबरदस्ती के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाय 2, अंदर में आ जाएगा 75 आर माइनस आर क्यूब, ठीक है। अब डीवी बाय डी आर निकालना। कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 अंडर ब्रैकेट 75 माइनस 3 आर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये सेकेंड पार्ट हो गया, इसका अगेन आपको 1 मार्क मिलेगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करना। इफ इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो जिस भी चीज को हमें मैक्सिमम करना होता है, ठीक है, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना जब इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम, तो उसको इक्वल्स टू क्या करो, 0, और आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो करो सॉल्व आगे सभी। मैक्सिमम है उस जगह पे, डीवी बाय डी आर को आपने इक्वल्स टू 0 किया होगा, तो 75 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो विल गेट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां तक आ गया सबका? लेकिन आपने ये प्रूफ किया कि इस समय वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो कैसे प्रूफ होगा? सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां पर हमने डीवी बाय डी आर निकाला है, हमें ये भी शो करना पड़ेगा डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आए, तो ये तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये पाई बाय 2 एज इट इज, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 6 आर। क्लियरली दिख रहा है ये लेस देन 0 है, मतलब क्या है, नेगेटिव है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इट मीन्स इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट। समझ गए ना? अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम H इज ग्रेटर देन R, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है। तो अब यहां पर हमने R निकाला, हमें अगर H चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर R की वैल्यू डाल देंगे। तो बताओ H क्या आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ऐसा ही हो जाएगा। तो 75 माइनस 25 50 बाय 10, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 5। तो बोल रहा है H ग्रेटर देन R होना चाहिए क्या, फॉल्स, H इज इक्वल टू R होना चाहिए। क्या ये समझ गए सभी? हाँ सब करवा रहा हूं भाई, इस वाला पार्ट का क्लियर हो गया ये। अब कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर वाला करवा रहा हूं, ये हटा दूं अब मैं, हो गया तो सबका। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे बच्चे जल्दी से। तो यहां लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। तो एक पार्टिकल का मूवमेंट आपको दिया, मान लो पार्टिकल ऐसा कुछ मूव कर रहा है,
तो ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है? 3y इज इक्वल टू ax³ प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? Such that at a point with x coordinate 1, y coordinate is changing. Such that at a point with x coordinate 1, मतलब at x is equals to 1, at x is equals to 1, y coordinate is changing twice as fast as x coordinate. ठीक है, तो y coordinate is changing as fast as x coordinate, twice as fast as x coordinate. अब देखो, ये मैं तो समझ गया, लेकिन तुम लोगों को ये चीज समझनी है, किसी भी पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, एक और चीज चेंज हो रही है। वो क्या है? वो है टाइम। समझ रहे हो? किसी भी पिक्चर में और किसी भी वीडियो में यही डिफरेंस होता है। जो इमेज होती है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो में क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और टाइम तीनों के हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम। लेकिन यहां कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं किया उसने। बट आपको वो समझना पड़ेगा कि टाइम के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब dy बाय dt वो क्या है? इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाय dt। क्या ये समझ में आया? चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये आपको गिवन है। ओके, अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? वैसे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a, करेक्ट। अब देखो, यहां पर से आप dy बाय dx निकाल सकते हो, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये समझ लो। तो dy बाय dx की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको क्या करना है? बस इसको डिफरेंशिएट करना और इज इक्वल टू 2 कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3dy बाय dx इज इक्वल टू 3ax²। क्या ये समझ में आ गया? तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3ax² अपॉन 3। ये 3 कट गया, तो ax², इसकी वैल्यू क्या है? dy बाय dx, और dy बाय dx आपको कितना गिवन है? 2। क्या ये समझ गए? और यहां पर बोला है एट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे 1 डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 1, यू विल गेट a इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। समझ में आया? ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 2 मार्क्स का। अब पूछ रहा था ना बोर्ड्स का लेवल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली देता dy बाय dx इक्वल टू 2 तो गलत तो नहीं होगा? dy बाय dx हाँ तो भी चलता। क्या ये हो गया तो हटा दूं मैं? और इसके प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन, ये एकदम ही इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कैसे ये बोर्ड्स में 4 नंबर के लिए पूछ दिया। ये 10th क्लास के भी कुछ स्मार्ट बच्चे बता सकते हैं आराम से इसका आंसर। किसी का है ए का वैल्यू? नहीं है? बताऊं? अब समझो, तुम लोग क्लास 10th में थे जब, कभी तो थे, ठीक है? तो पॉलिनोमियल्स में तुम लोग एक चीज पढ़ते थे, पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा वाला, याद आया? याद है वैभव? हाँ, तो y एक्सिस को ये पॉलिनोमियल, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल ये ना, जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0, -1। क्या ये क्लियर हो गया? और ये उस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये y एक्सिस में हम f ऑफ x ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है? ax + 9 x + 1 x - 3। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? सिर्फ मैंने क्या किया, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखा? y, क्योंकि प्लॉट वैसे ही हो रहा है ना, y एक्सिस f ऑफ x। अब तुम लोगों को यहां पर उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है? 0, -1 -1। तो y की जगह पे क्या डाल दो? -1। x की जगह पे क्या डाल दो? 0। तो 0 + 9 मतलब 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3।
तो -1 इज इक्वल टू -27a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/27। खत्म। अब सोचो ये डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दे दिया ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, f डबल डैश ऑफ x निकालो। ठीक है, हाँ अब एक काम करो, इसको y इज इक्वल टू a, ये जो तीन अलग अलग पॉलिनोमियल्स है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले दो को मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 1, और अंदर में आ गया x माइनस 3। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू a, अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, और ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, फिर y इज इक्वल्स टू y, या f ऑफ x भी लिख सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू a, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 9, तो 9x प्लस x 10x हो जाएगा ना। तो नहीं x प्लस 9 x प्लस 1 की जगह दोनों पीछे जो है ना, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 9। अच्छा ये वाला, हाँ यार ये सही बोल रहे, ये +9 होगा, सॉरी ये +9 होगा। हाँ, तो ये x मल्टीप्लाई हुआ, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10x मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10x इससे होगा तो -30x हो जाएगा, फिर प्लस 9x हो जाएगा, -27 हो जाएगा। चेक करो यहां तक आया क्या, फिर ये आ जाएगा x क्यूब, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो प्लस 7x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो -21x -27। क्या ये क्लियर हो गया, f ऑफ x का वैल्यू। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश ऑफ x क्या आएगा, a इंटू 3x स्क्वायर प्लस 14x -21, है ना। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 6x प्लस 14। क्या ये क्लियर हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, दैट्स इट, यही आंसर है। बस यहां क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पे 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा 20a, और a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है, तो 20/27, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इनफैक्ट हटा दो इसको मैं। चलो इसके पहले और कौन सा क्वेश्चन है, ये और 2-3 क्वेश्चंस हैं, देख लो एक बार। क्या लिखा है, शो दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो फर्स्ट वाला बनेगा कि नहीं बताओ मुझे, ट्राई करो। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले अच्छे से कोशेंट रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, f डैश ऑफ x की वैल्यू निकालो। तो पहले डिनोमिनेटर में 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये कर दिया होगा सबने, फिर डिनोमिनेटर 4 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 16 साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -60 नहीं प्लस 16 कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा 16 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आ जाएगा -1 एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। एक बार चेक करो यहां तक सबका आ गया क्या। अब उसके बाद सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं न्यूमरेटर से कॉमन। क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है क्या कॉमन, इनफैक्ट अभी तो कुछ नहीं निकल रहा है कॉमन, बट ठीक है, ये 16 cos x को मल्टीप्लाई कर देते, 16 4 जा 64 cos x प्लस 16 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा प्लस 16 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। एक बार यहां तक का स्टेप चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो न्यूमरेटर में 16 कॉमन आएगा,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। तो ये हो गया 64 cos x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं -1 दैट्स इट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके ये हाँ हाँ 16 निकाल सकते हैं कॉमन, बट मैं ये सोच रहा था कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद हम उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो एलसीएम एलसीएम लेने की बजाय हम सीधे यहीं पर इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, या एलसीएम ले लेते हैं यार, चलो बाद में क्योंकि वैल्यू पुट करके भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना, तो यही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर ये हो गया 64 cos x प्लस 16 माइनस ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, मतलब 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर भी फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज करके बताओ क्या आ रहा है। क्या रही टर्म्स, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखो ये 64 cos x तो आएगा ही, ठीक है, और बाकी a स्क्वायर से ये टर्म कट जाएगी, तो यहां पर बच जाएगा माइनस cos स्क्वायर x और ये आ जाएगा -8 cos x, और फर्दर 64 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये 56, तो 56 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक आया क्या सबका एफ डैश ऑफ एक्स। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करोगे, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 करके एक्स की वैल्यूज निकालोगे। तो बताओ एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर से cos x कॉमन निकाला तो ये बच गया 56 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक सेकेंड ना सारे बच्चे, पहले मेरी बात इधर ध्यान से सुन लो। एफ डैश ऑफ एक्स ये सबका आ गया क्या, कंफर्म करो। फिर इसको इक्वल्स टू क्या करना है 0, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा cos x इंटू 56 माइनस cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बार cos x की वैल्यू को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार 56 माइनस cos x की वैल्यू को इक्वल टू 0 करोगे, तो यहां से cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56, विच इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि cos x की वैल्यू +-1 के बीच में ही होती है। तो cos x इज इक्वल टू 0 मिला, तो इससे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल्स टू π/2। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, आप क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, फिर इंटरवल में चेक करते हो, तो इंटरवल के बाहर का है ये वाला पॉइंट, तो π/2 से पाई वाला पॉइंट आ रहा है। अब ये बताओ π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड कैसे होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो ध्यान से समझना, ये नीचे वाला जो पूरा टर्म है ना, वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। ऊपर वाला ये वाला टर्म भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 56 माइनस नेगेटिव नंबर है, और यहां पर cos x है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव, तो पूरा f' आपका क्या आएगा? नेगेटिव। इससे प्रूफ हो जाएगा कि उस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया ये सभी को? हटा दूं या लिखना कैसे, उसमें डाउट? लिखना कैसे है, अगर ये डाउट है तो मैं इधर पे अभी बता रहा हूं। देखो, आप f' निकालने के बाद आप ये लिखोगे cos x लेस देन 0 फॉर π/2 पाई, फिर लिखोगे 56 माइनस cos x ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल, फिर लिखोगे 4 प्लस cos x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल। समझ में आ रहा है? तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। therefore f' is less than 0 for this interval π/2 pi. Hence we can conclude that the function is decreasing function. समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद वाला 37. Try this. अच्छा, इसमें फिगर नहीं है तो शायद हट गया होगा। अ टैंक as shown in figure formed using combination of cylinder and cone offer better drainage as compared to the flat bottom tank. हाँ, a tap is connected to such a tank whose conical part is full of water. Water is dripping out from a tap at bottom at a uniform rate of 2 centimeter cube per second. The semi-vertical angle of the conical tank is 45 degree. On the basis of given information, answer the following question. Find the volume of water in the tank in terms of radius r. देखो एक्चुअली ना उसका फिगर गिवन होता ना तो थोड़ा बेटर क्लियरिटी आती है। अभी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा ले रहे हैं, फिगर शायद वो कॉपी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके का उसका क्या है फिगर बनना चाहिए। कोनिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके नीचे कोनिकल पार्ट लगा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद कुछ और चीजें इसमें गिवन है, जैसे सेमी वर्टिकल एंगल इसका कितना गिवन है? 45 डिग्री। ओके, तो सेमी वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं? इस पोर्शन को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये हो गया 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसका मतलब कोनिकल पार्ट की हाइट और कोनिकल पार्ट का रेडियस दोनों बराबर होगा, क्योंकि 45 मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। अब भाई इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि वाटर कहां तक भरा है, ये चीज इसमें क्लियर नहीं है। तो कहीं पर क्लियर है कि एक बार देखो तो, टैप इज कनेक्टेड टू सच अ टैंक हुज कोनिकल पार्ट, हाँ ये लिखा है, हुज कोनिकल पार्ट इज फुल ऑफ वाटर। मतलब जो कोनिकल पार्ट है ना वो वाटर से फुल है। क्या ये समझ में आ गया? मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन बस निकालना है, सिलेंडर के वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर हम एच की जगह पे आर ही ले लेंगे। समझ में आ गया?
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। क्या ये चीज समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्य आया क्या? बाकी सबको भी क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इज इक्वल टू दिस। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। यहां पर एक और चीज आपको गिवन है, ये क्या है बताओ? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है? सिर्फ अगर आप उस नंबर और उसकी यूनिट को देखोगे तो भी पहचान जाओगे। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम। पर सेकेंड मतलब टाइम। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है डीवी बाय dt और वो कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिर्फ यूनिट को देखो, ज्यादा नहीं पढ़ रहे तो भी चलेगा। और आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, मतलब निकालना है dr बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये कब निकालना है? जब रेडियस की वैल्यू ये हो। क्या ये क्लियर हो गया? तो आपने जो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया था, वॉल्यूम ऑफ खून का, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, मैं अभी हिंट कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करोगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनाया था, इसे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा? dv बाय dt, और इधर r क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r² dr बाय dt। अब यहां पर बाकी सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, सिर्फ dr बाय dt निकालना है। करो कैलकुलेशन, चलो फटाफट। अब ये बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग बोर्ड्स में? क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने का तरीका जो मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स बता रहा हूं, यूनिट से समझो, समझ रहे हो? क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ये सब तरीके हैं। ठीक है, तुम लोगों का बन रहा है? कुछ डाउट है? वाला क्वेश्चन समझ में गया? स्क्वायर वाला हट जा खसक उधर। बाकी लोग सॉल्व करो, इधर कुछ डाउट है तो बताना मुझे। देख, तेरे को प्रूफ करना है एक स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे। हाँ बोल। ये वाला मैं इसको समझा दिया था, पर इसके सर ने अलग लिखा है, इसका जाते कंफ्यूज। चल देख, ये स्क्वायर हो, इसके डायगोनल इक्वल का प्रूफ करना है, और बाइसेक्ट कर रहा है ये भी प्रूफ करना है, राइट एंगल पे ये भी प्रूफ करना है। तो ABCD ले लिया है ना, एक ये वाला तेरा डायगोनल हो गया AC, एक तेरा ये वाला डायगोनल हो गया BD, है ना। अब तू सबसे पहले ना क्या कर, तू पहले ना ये दो ट्राइंगल को ले ले। एक तो ट्राइंगल ये वाला, ये वाले पॉइंट को O मार्क कर दे, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, समझ गया? अब इन दोनों को तू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। कैसे? ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों एंगल क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तेरा क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गया ना। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? AAS, समझ गया। AAS से तू प्रूफ कर देगा कि ये दोनों साइड्स क्या है आपस में? इक्वल, समझ गया। तो OD इज इक्वल टू OB, है ना, और क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया AS से। क्या ये लिख लेगा तू आगे? अब इसके बाद ना तू क्या कर, पता है? देख, इसको ना OC को ना पलट के लिख, OC और OA को ऐसा लिख। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे। अब 1 और 2 को तू ऐड कर दे, तो OC और OD ऐड हो जाएगा, OC और OD। और इधर पे राइट पे क्या ऐड होगा? OA और OB। तो बता OC OD का एडिशन कितना हो जाएगा? OC और OD। अरे मैं गलत लिख दिया क्या? मैं इसको जैसा लिखा था वैसे ही रहने देना। इन दोनों को ऐड कर दे, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। अब इन दोनों को ऐड कर दे, OA OD आ जाएगा, हाँ, और इधर OB OC आ जाएगा। बता OA OD का एडिशन क्या हो जाएगा? OA और OD का सर OA और OC होगा ना? OC होगा, AC करने के लिए OA और OC होगा ना। OA दोनों कहाँ से प्लस होगा? OA प्लस OC इक्वल टू OD प्लस OD। तो सर ऐसे होगा ना सर, देखो यहाँ पे पहले क्या नाम है, ये DCB वाला। एक मिनट, मैं इसको OA और अच्छा इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना, वो तो उस तरफ है। नहीं चल छोड़, यहाँ तक हो गया तेरा, फर्स्ट पार्ट तक हो गया, है ना। फिर दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए क्या कर ले? ऐसे दो राइट एंगल ट्राइंगल ले ले, समझ गया? क्या नाम है इसका? इसका नाम है ABC, और इसका क्या नाम है? ABD। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले। ये एंगल दोनों का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? अपोजिट साइड। तो SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये दोनों इक्वल। समझ गया? समझा कि नहीं समझा?
फिर उसके अंदर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो दोनों एंगल 90-90। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ये जो आपने बोला वही हो गया। फिर स्क्वायरिश टाइप ऑफ पैरेललोग्राम करके ये दो तो ऐसे आ जाएंगे, और इक्वल टू अभी ये दोनों। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ऐसे भी कर सकता है। इसकी जरूरत है कौन सा वाला? ये 90 डिग्री के लिए? नहीं, ये जो आपने हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी, उसको नहीं भी करता तो भी हो जाता। हाँ, ये वाले को लेके कर ले, है ना? पहले ये वाला कर दिया, फिर ये वाला करके उसके बाद 90 डिग्री वाला उससे लिख, तू बना लेना उसको ना। सर वॉल्यूम एरिया सीएसए कोण में क्या होता है? पहले ये बताओ, ये dv/dt कितना आया तुम लोगों का? ये पाई r स्क्वायर dr/dt ऐसा किया होगा ना? हाँ, तो डी ये यहां पर रखा, इसकी जगह पे कितना रखा? 2 रखा। 2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पे मिल जाएगा 8 dr/dt। हाँ, तो dr/dt 1/4 पाई आया। सबका आ गया ना? ओके। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट सरफेस इन द कोनिकल टैंक डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहां पर क्या चीज चेंज हो रहा है? CSA चेंज हो रहा है। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई RL। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा पाई RL। समझ में आई ये चीज? क्या ये क्लियर है? अब CSA ऑफ कोन आपको निकालना है, और रेडियस यहां पर फिक्स कर दिया है, और रेडियस और हाइट तो बराबर है, तो L निकल जाएगा। एक मिनट में इसको, बाकी बच्चों को ये समझ में आया क्या जो ये बोल रहा है? सुनो, इधर ध्यान दो। देखो, CSA का फॉर्मूला ये है, ये सबको क्लियर है। अब यहां L हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसका रेडियस और उसका हाइट दोनों क्या है? बराबर है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? तो ये क्या आ जाएगा? 2R स्क्वायर। तो यहां से L की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √2R। अब इस L की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो CSA क्या हो जाएगा? पाई R इंटू √2R। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो CSA का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर C इज इक्वल टू, वो बन जाएगा √2 पाई R स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको इसी का रेट चेंज निकालना है, मतलब आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो? टाइम। तो dc/dt ये हो जाएगा dc/dt इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसका? √2 पाई, और R स्क्वायर का हो जाएगा 2R dr/dt। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब ये हो गया √2 इंटू पाई इंटू 2। अब R की जगह पे क्या रखोगे यहां पर? 2√2। तो R की जगह पे रख दो 2√2, और dr/dt की जगह पे क्या रखोगे? 1/4 पाई। तो ये पाई और ये पाई कट गया, ये 2 2 जा 4 और ये 4 कट गया, √2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2। आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? पार्ट बी, बिल्कुल 100%। आंसर पार्ट बी सॉल्व करो जल्दी इसको। Find the rate of change of height at an instant when slant height is this. क्या ये मैं समझाऊं या बन जाएगा? ट्राई करो।
तू अपना सॉल्व कर, उसको सोचने दे पहले। किसी को हिंट चाहिए मैं बताऊं? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब निकालना है dh बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले जितना समझ में आता उतना तो लिख लिया करो, फिर बाद में सोचा करो, है ना। और क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्लांट हाइट इज 4 तो l इज इक्वल टू 4। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब और क्या पता है l और h में रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब L की वैल्यू जो पता है पुट कर दो, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक आया सबका? ओके। अब हमें सोचना है कि क्या करें, यही है ना। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एनी इंस्टेंट व्हेन स्लांट हाइट इज दिस। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो भी h की वैल्यू यहां पर h और r फिक्स है स्टार्टिंग में। चलो एक काम करते हैं, हाँ वही करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2h dh बाय dt, और ये हो जाएगा प्लस 2r dr बाय dt। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर तुम्हें dr बाय dt की वैल्यू पता है, ये क्लियर सबको? ठीक है। और dh बाय dt निकालना है, और h और r की जगह पे क्या रखना है, एक ये बड़ा क्वेश्चन है। तो h और r की जगह पे क्या रखें? तो क्वेश्चन में इनिशियली आपको गिवन है ना, h इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, r। तो h की जगह पे r पुट कर दो। h की जगह पे r पुट कर दो, सॉल्व कर दो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अगर हाइट और रेडियस बराबर है ना, तो dh बाय dt और dr बाय dt भी तो सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ऐसा, या नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली सेम आएगा। हाँ, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? कारण क्या है, देखो अगर अगर तुम उस कोन का वेट सरफेस ऑब्जर्व करोगे, देखो यहां ध्यान दो, हाँ एग्जैक्टली एंगल सेम रहेगा, क्योंकि ये वेट सरफेस है ना, ये वेट सरफेस है, मान लो ये वेट सरफेस है। तो यहां पर ये जो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, हमेशा 45 बनेगा। तो हमेशा जो रेडियस है और हाइट है वो हमेशा बराबर होगा। अगर पानी का लेवल कम भी होगा तो भी हाइट और रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो dh बाय dt और dr बाय dt क्या होगा, सेम होगा। तो आप चाहे तो ऐसे करके निकाल के शो कर दो, या जैसे भी शो कर दो। समझ गए ना? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हटा दो फिर इसको मैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था, और ये पार्टिकल वाला क्वेश्चन हो गया, और ये वाला पिस्टन वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, पढ़ो और सॉल्व करके बताओ। अच्छा, मैं ये बता भी दूं, देख शशांक सुनना ध्यान से, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, पढ़ के इंसान घबरा जाता है। पूरा मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है, लेकिन स्टेप मार्क्स स्कोर करना आसान है इसमें, अगर अच्छे से समझ गए तो। ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के एक एक करके बताता हूं। सिस्टम क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ए टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इन इज टू बी डग। तो एक टैंक खोद रहे हैं, यहां पर टैंक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है, द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस। तो अगर मान लो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो कम से कम ये तो जानते हो ना किसका यूनिट है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का। तो लिख लो V इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूब। और ये किस चीज का वॉल्यूम है, तो ये टैंक का वॉल्यूम है। और टैंक का बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है। समझ रहे हो? तो इमेजिन कर लो कि इस तरीके का एक टैंक बन रहा है,
इस तरीके का एक टैंक बन रहा है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है मतलब इसका लेंथ और ब्रेड दोनों क्या है, सेम है। अभी मैं x नहीं मानता, अगर मान लो इसे x मानूंगा तो ये भी x है और उसकी हाइट अलग है कुछ। समझ गए ये चीज दिमाग में क्लियर? आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर and cost of digging increases with the depth for the whole tank. It is ₹40,000 h square. अब ये दोनों तीनों चीजें पहले हम लिखते हैं, बाद में समझेंगे, ठीक है? तो रेट ऑफ लैंड ये लिख लो, लैंड का रेट क्या है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ये लैंड का कॉस्ट हो गया, ठीक है? अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विथ डेप्थ। कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब उसका रेट बढ़ रहा है एच के अकॉर्डिंग। तो ये चीज क्या होगी यार, ये जो डेटा हमको गिवन है ये क्या है? मेरा एक अंदाजा है ये कॉस्ट का रेट चेंज है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो अभी मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये होना चाहिए डीसी बाय डीसी बाय डीएच। यहाँ सी मतलब उसकी कॉस्ट और एच मतलब उसकी हाइट, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं इसलिए अभी मैं रफ में रखा हूं उसको, ठीक है? आगे क्या लिखा है, वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, एक्स इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। तो जिसको मैं एक्स अज्यूम करने का सोच रहा था उसने मेंशन कर दिया कि ये एक्स है, ये भी एक्स है, और इसकी जो हाइट है उससे उसने क्या बोल रहा है, वो एच है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री, ये उसका पूरा डायग्राम बताया है उसने, ठीक है? इसमें टाइम ज्यादा मत लगाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट सी ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ, बैठना 2 मिनट, मैं आ रहा हूं, ठीक है? टोटल कॉस्ट निकालना है डिगिंग की एक्स के टर्म्स में। तो यहां पर डिगिंग की कॉस्ट अभी किसके टर्म्स में है, एच के टर्म्स में है, ठीक है? तो वो एक्चुअली जो मैं सोच रहा था डीसी बाय डी एच है, मैं गलत सोच रहा था। वो टोटल कॉस्ट है सी, वो कितना है, 40,000 एच स्क्वायर, ये उसकी टोटल कॉस्ट है। समझ में आ रहा है ये चीज? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट है, ठीक है? अब यहां पर आपको टोटल कॉस्ट किसके टर्म्स में निकालनी है, एक्स के टर्म्स में। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो तुमको इनिशियली वॉल्यूम दिया था ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 250। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? तो यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 बाय एक्स स्क्वायर, और इस एच की वैल्यू को उठा के रख दो यहां एच की जगह पे, तो तुम्हारा कॉस्ट बन जाएगा एक्स के टर्म्स में। क्या ये समझ में आया सबको? ये करो फिर उसके
हाँ हाँ, अब बताओ यहाँ तक, हाँ क्या डाउट है, बताओ यहाँ तक। ये क्या हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूब, समझ गया। अब ये टैंक का वॉल्यूम, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो x इंटू एक्स और हाइट उसकी h है, समझा कि नहीं। तो x इंटू एक्स इंटू एच इज इक्वल टू दिस, क्या ये क्लियर हो गया। अब h की जगह पे ये रखा क्या, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 40,000 h स्क्वायर, तो h मतलब कितना हो जाएगा 250 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली c की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं इसको, ओके। इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x का पावर 4। क्या ये क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, अब 625 इंटू 4 किया जाएगा तो कितना आएगा, लगभग अंदाजा लगाते हैं, तो 1250 का डबल मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 2500 ऐसे ही आना चाहिए, है ना। तो 2500 मतलब 25 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। एक बार चेक करो ये आ रहा है क्या कैलकुलेशंस वगैरह। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन टर्म्स ऑफ x, ओके। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डीसी बाय डीएक्स निकालो। आई थिंक ये तो निकाल लोगे बड़े आसानी से। तो कितना हो जाएगा डीसी बाय डीएक्स, ये होगा माइनस, यार ये माइनस क्यों आ रहा है, लेकिन माइनस आएगा ना, हाँ नहीं सही, माइनस ही आएगा, बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूं क्यों, इसका एकदम जबरदस्त रीजन है। -100 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन x रेज टू पावर 5, एक बार चेक करो ऐसे ही आएगा। तो डीसी बाय डीएक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा -10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 5, एक बार कंफर्म करो। अब भाई कॉस्ट जो है वो नेगेटिव क्यों जा रही है, कॉस्ट तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये कॉस्ट का रेट चेंज नेगेटिव है, मतलब कॉस्ट कम लगेगी ये बता रहा है, कॉस्ट गिरेगी ये बता रहा है, रेट गिरेगा। कब रेट गिरेगा, जब एक्स बढ़ेगा, क्योंकि एक्स क्या है उसका बेस, अगर आप बेस बढ़ा रहे हो तो डेप्थ कम लगेगी, डेप्थ कम लगेगी मतलब रेट आपका कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आया। तो हर एक आंसर को ऐसा आप सोच सकते हो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कॉस्ट सी इज मिनिमम, तो कॉस्ट सी मिनिमम होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट इज मिनिमम। एक सेकेंड ना, तो डीसी बाय डीएक्स को हम इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0। एक्स इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है फिर तो उस केस में, वो तो गलत आ जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट सी इज मिनिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट सी इज मिनिमम। कुछ हमने गलती तो नहीं की है इसमें। क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है।
कुछ गलत हो रहा है ना ये। अरे यार एक चीज हम तो ये भूल ही गए ना, ये भी तो गिवन है, ये रेट का तो हमने यूज ही नहीं किया है ना। यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे। ये जो रेट गिवन था 5000 पर मीटर स्क्वायर, उसका तो यूज ही नहीं किया ना हमने। हमने तो सीधा इस चीज को कॉस्ट जो है C इज इक्वल टू दिस, हाँ वो टोटल कॉस्ट वो ले लिया, लेकिन एक्चुअली टोटल कॉस्ट इस, जस्ट अ सेकेंड ना, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालना है और इसका लैंड का रेट उसमें हमने ऐड नहीं किया, इसमें हमको लैंड का भी रेट ऐड करना है। समझो एक मिनट, ये जो C जो मैंने कॉस्ट फंक्शन बनाया ना, ये सिर्फ इसमें डिगिंग कॉस्ट मैंने ऐड किया है, लैंड का कॉस्ट ऐड नहीं किया। तो लैंड का कितना कॉस्ट होगा, तो लैंड का कॉस्ट होगा 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब हम कितना लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर वो एरिया, तो ये आ जाएगा प्लस 5000 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी आएगा यहां पर। समझ में आया सबको ये? तो बाकी सब जैसा है बिल्कुल सही है, बस यहां पर प्लस 5000 एक्स स्क्वायर भी आएगा। और जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर ये जो नंबर ये आया था, इसके साथ साथ ये टर्म आ जाएगी माइनस 5000 का डबल कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 माइनस नहीं प्लस है ना, ये प्लस 10,000 एक्स, ये टर्म भी आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस 10,000 एक्स, हाँ प्लस 10,000 एक्स वाली टर्म भी आएगी। अब फिर इसको इक्वल्स टू 0 करके देखो, ठीक है? तो माइनस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 10 की पावर 4 एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ये टर्म उधर जाएगी तो 10 की पावर 4 एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 5, फिर उसके बाद x की पावर 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x की पावर 6, और ये 10 की पावर 4 इधर जाएगा तो 10 की पावर 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो x इज इक्वल टू 10 आएगा। तो देखो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दोबारा क्वेश्चन खोल लिया, पढ़ लिया अगर एक बार, गलती हो सकता है मिल जाए, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 10,000, सेकेंड डेरिवेटिव लेने पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब क्या आ गया पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब क्या मिलेगा मिनिमम। क्या ये सबको समझ में आ गया? लास्ट पार्ट में क्या पूछा है पढ़ो। कॉस्ट फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एक्स के रिस्पेक्ट में? क्या लगता है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहां पर हमने देख ही लिया वो चीज नेगेटिव आ रही है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन है, और लगभग मैंने जितने भी देखे सारे केस स्टडी है। कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है, तो उसको हम करते हैं फिर अगली क्लास में। तो मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसमें ये सारे भी क्वेश्चन है, पीछे अगर पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेना, मैं भी गाइड कर देता हूं, और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ये वाले क्वेश्चंस मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग बिल्कुल न छोड़ो, ये वाले क्वेश्चंस समझ गए ना कौन से? ये वही वॉल्यूम स्क्वायर और ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, जो पिछली क्लास में भी मैंने थोड़े बहुत ऐसे करवाए थे, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस कंपल्सरीली आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? और जो डाउट है अगली क्लास में मुझसे पूछना, और पीवाईक्यू वाला भी। तो अगली क्लास में लास्ट क्लास रखूंगा इस पूरे टॉपिक की, इस पूरे चैप्टर की। अगर तुम लोगों को जरूरत होती है तो बोलना, और क्लासेस भी मैं रख लूंगा, लेकिन तभी जब तुम लोग ट्राई करोगे। समझ गए ना?